हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना मेहजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MTH 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसका है लेक्चर नंबर 3। ओके जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर, लॉ ऑफ लॉजिक्स। हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में डिफरेंट लॉजिक्स के बारे में पढ़ा, प्रोपोजिशंस पढ़ी, स्टेटमेंट्स पढ़ी और डिफरेंट लॉज भी पढ़े। और इन लॉज का आज हम यूज़ करेंगे। हमने कंजक्शन पढ़ा, डिस्जंक्शन पढ़ा, नेगेशन पढ़ा, डिफरेंट सिंबल्स किए। और अगर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्रीवियस लेक्चर के वो क्लियर हो जाते हैं तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि टुडेज़ लेक्चर थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा है अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉजिक। यूजिंग लॉ ऑफ लॉजिक सिंप्लीफाई द स्टेटमेंट। आपने लॉजिक्स को यूज़ करते हुए यहाँ कोई ट्रुथ टेबल नहीं बनाना, बल्कि ये जो लॉजिक गिवन है आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। और इसमें रूल्स लगेंगे जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में यूज़ किए थे। चलें जी, ये अगर मैं राइट कर देती हूँ तो कैसे रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था डबल नेगेशन ले लें किसी भी स्टेटमेंट फॉर्म की तो आपके पास क्या आंसर आता है। तो आंसर वही आता है। मैंने डबल नेगेशन को, देखें फर्स्ट मैं स्टेप ही यही ले रही हूँ, डबल नेगेशन को। तो जब डबल नेगेशन हम लेते हैं तो उसका आंसर क्या आता है हमारे पास, पी आता है। यानी अगर डबल नेगेशन यानी नॉट क्यू होता तो मेरे पास आंसर क्या आता, क्यू आता। लेकिन यहाँ पर डबल नेगेशन पी है तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, पी ही आएगा। बाकी एज इट इज़ राइट कर दिया। अब यहाँ पर आप देखें नेक्स्ट स्टेप, अब आपके पास आ गया पी और नॉट क्यू है आपके पास। तो अब यहाँ देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है आपके पास। यहाँ पर पी, यहाँ कह रहे हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर और, यानी वेल भी बोलते हैं इसे। और का जो एसोसिएटिव लॉ है, आपने क्या करना है, पहले तो ये सेपरेट था और ये दोनों इकट्ठे थे। अब क्या करें, इन दोनों को सेपरेट कर लें और इसको सेपरेट कर लें। यानी पहले इसके हिस्से में आया था, मैं सिंपली अगर समझाऊं, पहले यहाँ पर था एसोसिएटिव लॉ। अगर आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हो तो क्या होता है, पहले इसके साथ राइट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है तो वो क्या करते हैं, इन दोनों को सेपरेट करते हैं और तीसरे को अलहदा सेपरेट कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, पी और पी सेपरेट कर लिया और नॉट क्यू को एज इट इज़ रहने दिया। जो हमारा रूल है, पी और पी जो है वो हमेशा इक्वल होता है, पी के इक्वल होता है। पी और पी फाइंड करें तो आंसर क्या आएगा, पी ही आएगा। ये रूल्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है, आप लोगों ने इसको याद करना है। इंडेम्पोनेंट लॉ है जिसके अकॉर्डिंग अगर पी और पी यानी टू स्टेटमेंट फॉर्म्स का और फाइंड करते हैं तो आंसर वही आता है जिस स्टेटमेंट फॉर्म को आप यूज़ कर रहे हैं। डबल नेगेशन यानी जो हाईलाइट किया वो याद करने वाला है। डबल नेगेशन पी इज इक्वल टू पी होता है। फिर हमने एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया जिसमें पहले इस साइड पर था तो इसको इधर सेपरेट कर लिया, पी और पी आ गया। इनको सेपरेट करने के बाद फिर पी और पी पर हमने इंडेम्पोटेंट लॉ यूज़ किया जिसमें पी और पी इक्वल होता है पी के। तो मैंने सॉल्व कर दिया, यानी ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई, इक्वालेंट है, ये इक्वालेंट साइन है पी और नॉट पी के। ठीक है, ये आ गया विच इज़ द सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट फॉर्म। एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट भी आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। यूजिंग लॉज ऑफ लॉजिक वेरीफाई द लॉजिकल इक्वालेंस। आपने ये बताना है ये वाली साइड अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास इक्वालेंट यानी आंसर क्या आता है, पी आता है। चलें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये सारा मेरे पास गिवन है। अगेन वही वाला डिमॉर्गन्स लॉ कह लें, इस तरीके से अप्लाई करेंगे। डबल नेगेशन पी किसके इक्वल होता है, हमेशा किसके इक्वल होता है, पी के इक्वल होता है। ठीक है, तो डबल नेगेशन पी आ गया और नॉट पी आ गया एंड बाकी एज इट इज़ आ गया। अब डबल नेगेशन रूल के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेम उसी तरह से, पहले एसोसिएटिव लॉ किया था, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में देखें 3 वैल्यूज़ होती हैं तो उसको सेपरेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर 4 वैल्यूज़ हैं जो सेपरेट हो रही हैं। तो पी और नॉट क्यू था एंड पी और क्यू था। तो मैं क्या करूँगी, देखें क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, यहाँ पर भी पी और है, यहाँ पर भी पी और है और यहाँ पर भी पी और है, दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो मैंने पी और को कॉमन ले लिया और बाकी यहाँ पर क्या बच गया, नॉट क्यू एंड सिंबल क्या है, एंड क्यू बच गया। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगेन बता दूं, आपने देखना है, देखें दोनों में सेम कॉमन पी और
P और आ रहा था, मैंने यहाँ पर ले लिया कॉमन P और, नेक्स्ट फिर ब्रैकेट में राइट कर दिया नॉट Q, यहाँ सिंबल क्या है एंड, और बाकी क्या बचा Q, ठीक है। तो आपके पास P और आ गया और नॉट Q एंड Q जो होता है वो C के इक्वल होता है, नेगेशन लॉ है, यानी नेगेशन एंड सिंपल जो स्टेटमेंट फॉर्म है उसका जो एंड फाइंड करते हैं वो C के इक्वल आता है, यानी सारी वैल्यूज़ फॉल्स आती हैं, ठीक है। तो P और C किसके इक्वल होता है, ये आइडेंटिटी लॉ है, आइडेंटिटी लॉ के इक्वल P और C इक्वल होता है P के। ये लॉज हैं जो आपने यूज़ करने हैं, अगर ये लॉज आ गए तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं सिंप्लीफाइंग अ स्टेटमेंट। अब तो हमने लॉजिक्स यूज़ किए, अब जो स्टेटमेंट फॉर्म है उसमें थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यू विल गेट एन ए इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग एंड द सन शाइन्स, और यू आर हार्ड वर्किंग एंड इट रेन्स। आप ये देखें कौन सी चीज़ सेम आ रही है, तो जो लॉज हैं वो भी यूज़ करेंगे। यू विल गेट एन ए, उसने ना उसको रिफ्रेज करने के लिए कंडीशंस बना दी हैं। P है यू आर हार्ड वर्किंग, Q है द सन शाइन्स एंड R है इट रेन्स, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट्स 3 बन रही हैं। देखिए यू आर हार्ड वर्किंग, द सन शाइन्स, यू आर हार्ड वर्किंग सेम है तो इसे A की P नेम दूंगी, सन शाइन्स होगा Q हो जाएगा, और जो थर्ड है हमारी इट रेन्स है वो हमारा हो जाएगा R। अब वो कह रहा है ये जो स्टेटमेंट गिवन है, द कंडीशन इज़ देन, क्या बनी है इसकी कंडीशन पढ़ते हैं। इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, हमारी P हो गई, आगे क्या राइट किया, एंड का ऑपरेटर डाल दिया, द सन शाइन्स की कौन सी है स्टेटमेंट फॉर्म, Q, तो मैंने Q डाल दिया। अब ये स्टेटमेंट मेरी कंप्लीट हो गई, यानी एंड के साथ। अब है नेक्स्ट स्टेटमेंट, उसमें पहले क्या लगा हुआ है, और ऑपरेटर डाल दी, यू आर हार्ड वर्किंग की स्टेटमेंट फॉर्म बताएं P, एंड इट रेन्स वाली कौन सी है प्रोपोजिशन, इट रेन्स R है, तो R यानी आपकी जो लॉजिक फॉर्म में है वो इस तरह से बन गया। एंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन रिवर्स, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करें हम तो हमारे पास ये वाली चीज़ जो है वो इक्वल आएगी हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूट करना मैंने ऊपर ही बताया था, देखिए P एंड दोनों कॉमन आ रहे हैं, दोनों ऊपर बताया मैंने अभी, देखें P एंड इधर भी सेम है, P एंड इधर भी सेम है, तो इसको कॉमन ले लें P एंड को, बाकी क्या बचा मेरे पास Q, और ये ऑपरेटर क्या है और, ये क्या है R, तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, इनको फाइंड कर लें आप लोग, ट्रुथ टेबल बना लें, दोनों का आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट जो पेजेस हैं उसमें हम ट्रुथ टेबल भी बना कर देखते हैं। ओके जी, पुटिंग P एंड Q और P और R बैक इनटू इंग्लिश वी कैन रिफ्रेज द, अच्छा जी, जब मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हुए, यानी ये जो इसकी कंडीशन आई थी इसको मैंने रिफ्रेज किया, यानी दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया, तो मेरे पास ये आंसर आया। अब इस आंसर को इंग्लिश स्टेटमेंट में कैसे करेंगे, P क्या है मेरे पास, पहली तो लाइन वही रहेगी ना, यू विल गेट एन ए इफ़, P क्या है मेरे पास, यू आर हार्ड वर्किंग एंड, ठीक है, Q और R राइट किया हुआ, Q क्या है, द सन शाइन्स और इट रेन्स। अब देखें बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, बार बार हार्ड वर्किंग आ रहा था, हार्ड वर्किंग देखें एक ही लाइन में आपके पास आ गया तीनों स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है, अगेन बता दूं, आप ट्रुथ टेबल बना लें, कुछ बना लें, आपका सेम ही रहेगा। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास आ गई कि ना आपने लॉजिकल इक्विवेलेंस टू री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोर सिंपली इसको राइट करने की कोशिश करनी है। वो कहता है इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम टायर्ड एंड यू आर स्मार्ट, ठीक है, तो बार बार आ रहा है तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी, तो आई एम टायर्ड दैट आई एम टायर्ड नहीं है ट्रू, आई एम टायर्ड, तो मैं सीधे सीधे ना कह दूं कि आई एम नॉट टायर्ड, इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट राइट करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। इट इज़ नॉट ट्रू, ये नहीं है सही, यानी गलत कह रहा है, दैट आई एम टायर्ड, गलत कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, तो मतलब मैं ठीक नहीं हूँ, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी, आई एम नॉट टायर्ड, और एंड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं जब नेगेशन होता है, और यू आर स्मार्ट को नेगेट करें, यू आर नॉट स्मार्ट, ठीक है। इसी तरह से इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम टायर्ड, अगेन वही बात हो गई, इट इज़ नॉट ट्रू आई एम टायर्ड, तो ये तो गलत कह रहा है, तो मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आ जाएगा, आई एम नॉट टायर्ड, और को किस में नेगेट करते हैं, एंड में, यू आर स्मार्ट है तो यू आर नॉट स्मार्ट, ये हमारी नेगेशन हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, आई फॉरगॉट माई पेन और माई बैग
एंड आई फॉरगॉट माई पेन और माई ग्लासेस। अब देखें वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे आप। देखें आई फॉरगॉट माई पेन, आई फॉरगॉट माई पेन 2 बार आ रहा है तो इसे क्या करेंगे, कॉमन ले लें। आई फॉरगॉट माई पेन और क्या राइट किया, और माई बैग, ठीक है, और आई फॉरगेट माई एक बार और, ठीक है। इसको क्या किया, पेन वाली स्टेटमेंट को सेम ले लिया आपने। देखें आई फॉरगेट माई पेन, ठीक है, और आई फॉरगेट माई बैग और क्या राइट किया, एंड माई ग्लासेस, ठीक है। तो पहले क्या आ गया, कॉमन ले ली ये स्टेटमेंट और डाला, फिर इसके साथ क्योंकि ये इन दोनों स्टेटमेंट के साथ ये आ रहा था फिर कॉमन में एक बार राइट किया, बैग एंड ग्लासेस राइट कर दी। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखें, इट इज़ रेनिंग एंड आई हैव फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला, और इट इज़ रेनिंग एंड आई हैव फॉरगॉटन माई हैट। अब देखें कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है। चले जी, आई हैव फॉरगॉटन माई, इट इज़ रेनिंग एंड आई हैव फॉरगॉटन माई हैट, तो ये वाली स्टेटमेंट्स हैं, तो वो क्या कहेगा, इट इज़ रेनिंग एंड आई हैव फॉरगॉटन, ठीक है। इधर क्या आ गया, माई अम्ब्रेला, और दूसरा क्या है, एंड को किस में कन्वर्ट करेंगे, और माई हैट, ठीक है। ये वाली हमारे पास आ गई। इट इज़ रेनिंग, देखें 2 टाइम्स था इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, तो मैंने क्या कर दिया, इट इज़ रेनिंग, ठीक है, 1 टाइम आ गया एंड, और ये आई हैव फॉरगॉटन 1 टाइम एंड आई हैव फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला, एंड था यहाँ पर, ठीक है, तो एंड था तो यहाँ पर क्या कन्वर्ट कर दिया, और माई हैट कन्वर्ट हो गया। इसको थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा और इसको करके भी देखें ताकि और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि आगे जैसे ही हमारे लेक्चर्स कमिंग लेक्चर्स हैं उसमें थोड़ा सा ट्रिकी ये लॉज हैं, थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है। नेक्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ़ देन एल्स जैसे होती है, इफ़ ये हुआ देन ये हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशंस आ रही हैं जिसको इम्प्लाइज यानी एरो से शो किया जाता है। तो वो कहते हैं कंसीडर द स्टेटमेंट, इफ़ यू अर्न एन ए इन द मैथ्स देन यू विल बाय यू आई विल बाय यू अ कंप्यूटर। अगर आपने ए ग्रेड लिया तो मैं आपको कंप्यूटर लेकर दूंगा। दिस स्टेटमेंट इज मेड अप ऑफ 2 सिंपलर स्टेटमेंट्स, पी यू अर्न एन ए इन मैथ्स एंड दूसरी क्या है, आई विल बाय यू अ कंप्यूटर। द ओरिजिनल स्टेटमेंट इज देन सेइंग, अगर मैं प्रोपोजिशन फॉर्म में राइट करूँ, स्टेटमेंट फॉर्म में राइट करूँ, इफ़ पी इज़ ट्रू, अगर P ट्रू निकला यानी आपने A ग्रेड ले लिया, देन Q इज़ ट्रू, देन आपको कंप्यूटर मिलेगा। या फिर मोर सिंपली राइट करूं, इफ़ P अगर P हुआ यानी आपने ग्रेड लिया, देन आपको कंप्यूटर मिलेगा यानी Q मिलेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, इफ़ देन वाली है और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, थोड़ा सा ये मुश्किल होने वाला है। You can also rephrase this as P implies Q, इसे P implies यानी P arrow Q भी कह सकते हैं, implies बोलते हैं इसे P arrow Q। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इम्प्लीकेशंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करना बता रहा है। इफ़ P एंड Q आर स्टेटमेंट वेरिएबल्स देन द कंडीशनल ऑफ P बाय Q इज़ इफ़ P देन Q, यानी अगर P है फिर ही Q होगा, और P implies Q भी बोलते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय P implies Q, ये उसने ऊपर बता दिया है। अब ये हम इसको सॉल्व भी करेंगे, स्टेटमेंट्स भी पढ़ेंगे, इसके ट्रूथ टेबल्स भी पढ़ेंगे। इट इज़ फॉल्स, ये गलत है, व्हेन P इज़ ट्रू एंड Q इज़ फॉल्स। अच्छा जी, मैं आपको ना सिंपली बता देती हूँ। अब जब ट्रुथ टेबल बनाते हैं P का और Q का, जिसकी साइड इम्प्लाइज हो रहा होता है ना, उसका फॉल्स होना, अगर फॉल्स आ जाए तो आपके पास आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज हर कंडीशन में आपके पास आंसर ट्रू होगा। क्या होगा, यहाँ Q भी हो सकता था, R भी हो सकता था, नॉट Q भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन जिसकी साइड पर एरो आ रहा है वो ट्रू, वो फॉल्स ना हो। अगर वो फॉल्स आ गया तो आपका आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, अदरवाइज सारे ट्रू हैं, बेशक एफ फॉल्स भी आ जाए, दोनों फॉल्स हो गए तो आंसर तब भी ट्रू है, लेकिन ये ना हो कि सिर्फ Q फॉल्स हो। ठीक है, यानी अगर P है तो Q भी मिलेगा, यानी अगर आप ग्रेड A लोगे तो ज़रूरी हो जाएगा कि आपको लैपटॉप या कंप्यूटर भी मिलेगा। ये नहीं कि आपने पास कर लिया, A मार्क ले लिया, एक ग्रेड ले लिया तो आपको कंप्यूटर ना मिला, इस हालत में ये रॉन्ग होगा। मैं आपको ये दिखा दूँ, यही स्टेटमेंट यहाँ पर राइट की हुई है, इसको हाइपोथेसिस और एंटीसीडेंट एंड Q इज़ कॉल्ड द कंक्लूजन और कॉन्सिक्यूंट भी कहते हैं, यहाँ पर ये याद कर लें। ठीक है, तो पूछा जा सकता है MCQs में इसको।
तो मैंने ट्रूथ टेबल मैंने आपको वैल्यूज़ बता दी। तो 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 की पावर 2 क्या होती है, 2 2s are 4, 4 आपको पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी, यानी 2 टाइम्स 4 का हाफ 2 टाइम्स ट्रू और 2 टाइम्स फॉल्स आ जाएगा, फिर 1 टाइम ट्रू फॉल्स आ जाएगा। मैंने आपसे कहा जिसकी साइड इम्प्लाई कर रहा होता है, इम्प्लाइज होता है, वो फॉल्स ना हो। अगर वो फॉल्स निकला, या तो दोनों फॉल्स हों, ये देखिए दोनों फॉल्स होंगे तब तो ट्रू है, ठीक है, क्योंकि ना ग्रेड ए लिया ना आपको कंप्यूटर लैपटॉप मिला। लेकिन अगर सिर्फ क्यू जिसकी साइड इम्प्लाइज कर रहा है वो फॉल्स निकला तो आपका आंसर फॉल्स होगा। तो पी एंड क्यू राइट कर लिया। देखें ट्रू यानी आपने ए ग्रेड लिया, आपको कंप्यूटर मिल गया, ट्रू हो गया। आपने ए ग्रेड लिया लेकिन आपको कंप्यूटर नहीं मिला तो ये फॉल्स हो गया। मैंने ये हाईलाइट किया है, यानी जिस पर इम्प्लाइज कर रहा है वो सिर्फ वही एफ ना हो, अदरवाइज अगर वो एफ निकला तो आपका फॉल्स आ जाएगा। देखें ये फॉल्स है, यानी आपने ए ग्रेड नहीं लिया तो आपको मिल गया कंप्यूटर, वो अलहदा बात है, ये ट्रू होगा। दोनों फॉल्स हो जाएंगे तब भी ट्रू होगा। सिर्फ एक कंडीशन में फॉल्स है, जब आप जिसके ऊपर इम्प्लाइज आ रहा है वो फॉल्स ना हो, सिर्फ वही फॉल्स ना हो। दोनों फॉल्स हो तब भी ट्रू है, लेकिन एक ना हो, यानी ये वाला फॉल्स हुआ तो आपका आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। ये देखें मैंने क्यू इम्प्लाइज देखें ट्रू और फॉल्स था। फॉल्स ये क्या था, क्यू था, क्यू फॉल्स आ रहा था, यानी नहीं दिया कंप्यूटर, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। ये आपका हो गया ट्रूथ टेबल। ओके, नेक्स्ट आ जाए प्रैक्टिस विद कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यानी स्टेटमेंट फॉर्म में ट्रू फॉल्स में आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। डिटरमिन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो वो कहता है इफ़, हमें पता है इफ़ फर्स्ट वैल्यू सेटिस्फाई होगी देन सेकंड वैल्यू भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर सेकंड वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। वो कहता है इफ़ 1 इज इक्वल टू 1, हमें पता है 1 इज इक्वल टू 1 होता है, देन 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है, दोनों सही हैं तो ट्रू आ गया। इफ़ 1 इज इक्वल टू 1, अगर 1 इक्वल हुआ 1 के, देन 2 इज इक्वल टू 3, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? कोई पता है आपको 2 3 के इक्वल होता है? कोई नहीं ना, तो ये क्या हो गया, यानी देन वाली, क्योंकि मैंने आपको कहा था जो देन के बाद वाली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, फॉल्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये फॉल्स आ गई तो हमारा आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। इफ़ 1 इज इक्वल टू 0, चलें ये फॉल्स होगी, देन 3 इज इक्वल टू 3। तो मैंने कहा था इस स्टेटमेंट का कुछ नहीं होता, लेकिन इसको रॉन्ग नहीं होना चाहिए, तो ये तो रॉन्ग नहीं है, ये तो ट्रू है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। इफ़ 1 इज इक्वल टू 2, अब ये देखें 1 इज इक्वल टू 2, 1 2 के इक्वल है, देन 2 इज इक्वल टू 3। अब हमने ये भी पढ़ा था अगर दोनों फॉल्स आ जाती हैं तब भी हमारा आंसर ट्रू ही होता है, क्योंकि हमने उसे बताया ही गलत तो आंसर भी गलत ही आएगा। तो ये भी ट्रू हो गया। इफ़ 1 इज इक्वल टू 1 देन 1 इज इक्वल टू 1 एंड 2 इज इक्वल टू 3। चलें ये तो कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन ये देखें ना 2 1 के इक्वल होता है, ना 2 3 के इक्वल होता है, और मुझे पता है जिसकी साइड इम्प्लाइज कर रहा हो उसका ट्रू होना लाजमी होता है, तो लेकिन ये तो फॉल्स है, तो हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाए इफ़ 1 इज इक्वल टू 3 और 1 इज इक्वल टू 2, चलेंगे ले लूँ, देन 3 इज इक्वल टू 3। भाई मैंने कहा था जिसकी साइड इम्प्लाइज कर रहा हो उसका ट्रू होना लाजमी है, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो ये एक फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो ट्रू निकला, ठीक है, ये ट्रू है तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब वो डिफरेंट कंडीशंस आप लोगों को नीचे बता रहा है कि अल्टरनेटिव वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इम्प्लीकेशंस, इनको डिफरेंट वेज में, यानी आपके पास इंग्लिश में ये लिखा हुआ आ जाए तो आप इसको किस तरह से करेंगे। द इम्प्लीकेशन पी इम्प्लाइज कुड बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी अल्टरनेटिव वेज एज पी इफ़ पी देन क्यू, यानी पी है तो क्यू होगा, या बोल सकते हैं पी इम्प्लाइज क्यू, या इफ़ पी कॉमा क्यू लगा हुआ है, पी ओनली इफ़ क्यू, P is sufficient for Q, P not P unless Q, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तब तक P नहीं होगा जब तक Q ना मिले। Not follows from Q, not follows from P, यानी P को से फॉलो कर रहा है, P Q if P, Q तब होगा जब P होगा, Q whenever P, Q is necessary for P। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं जिसको इस तरह से शो किया जा सकता है, उसने डिफरेंट फॉर्म्स आप लोगों को बता दी हैं, बल्कि मैं इसको निकाले ही रखती हूँ, ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं। वो कहता है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म इफ़ पी देन क्यू इन इंग्लिश। तो वो कहता है यूअर गारंटी इज़ गुड, आपकी गारंटी गुड है, ओनली इफ़ यू बाउट यूअर CD लेस देन 90 days ago। तो क्या है, आपने गारंटी गुड होगी, देन आप इसको बाउट कर सकते हो लेस देन 90 days में।
तो क्या कहता है, इफ़ यूर गारंटी इज़ गुड, अगर ये गारंटी हुई, देन यू मस्ट बाउट योर CD प्लेयर लेस देन 90 डेज एगो, ठीक है, यानी आप ले सकते हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तभी गारंटी है। ओके जी, नेक्स्ट आ जाए आप, टू गेट टेन्योर एज अ प्रोफेसर, टेन्योर लेने के लिए प्रोफेसर के तौर पर इट इज़ सफिशिएंट टू बी वर्ल्ड फेमस, कि आप वर्ल्ड फेमस होगे तब ही प्रोफेसर बन सकते हो। तो इफ़ यू, ये देखें, यू आर वर्ल्ड फेमस देन यू गेट टेन्योर एज अ प्रोफेसर, ठीक है, इफ़ में और देन में, यानी आपने ये भी देखना है कि इंग्लिश का कोई लॉजिक भी बन रहा है, ये नहीं कि जैसे स्टेटमेंट राइट की हुई है उसे एज इट इज़ राइट कर दिया, ऐसे नहीं करना, आपने ये भी देखना है आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनका कुछ लॉजिक भी बनता है, कि यानी ये चीज़ वो कहता है वर्ड फेमस हुए तभी जाके टेन्योर मिलेगा, या पहले टेन्योर मिलेगा फिर वर्ड फेमस हो गया, ठीक है, तो वर्ड फेमस हुए देन ही टेन्योर प्रोफेसर हो सकते हो। दैट यू गेट द जॉब इम्प्लॉयज दैट यू हैव द बेस्ट क्रेडेंशियल्स, अब इसको देखें, अगर आपकी जॉब अच्छी हुई देन आपके क्या है, बेस्ट क्रेडेंशियल्स बनेंगे, यू हैव, ठीक है, यानी आप अपने एक्सपीरियंस में राइट कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगी, इफ़ यू गेट द जॉब देन यू हैव द बेस्ट क्रेडेंशियल्स। नेक्स्ट है, इट इज़ नेसेसरी, ऊपर भी उसने कंडीशन है, टू वॉक 8 miles टू गेट टू द टॉप ऑफ द पीक। नेसेसरी की उसने कंडीशन ये देखें ऊपर बताई थी, क्यू इज़ नेसेसरी फॉर पी, ठीक है, पी क्यू इज़ नेसेसरी फॉर, तो वो क्या कहता है, क्यू क्या है हमारी, वो कहता है इफ़ यू गेट टू द टॉप ऑफ द पीक देन यू मस्ट हैव टू वॉक 8 miles, ठीक है, तो उसने नेसेसरी वाली जो कंडीशन थी उसने बता दिया कि इस तरह से भी राइट किया जा सकता है। ये ऊपर जो राइट किए हुए हैं, ये जो मैंने हाईलाइट किए थे, इसको याद कीजिएगा, याद करेंगे तो आपको स्टेटमेंट्स का पता चलेगा कि किस तरह से राइट किए, पी इम्प्लाइज क्यू और ये फॉलोअर्स फ्रॉम क्यू और पी, इस तरीके से ये स्टेटमेंट्स आपको आएंगी। नेक्स्ट है ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंसेस टू सिंबल्स। अब पहले हमने क्या था, सिंबल्स इंग्लिश राइट की हुई थी और उसकी स्टेटमेंट्स बना रहे थे। अब वो कहता है कि इंग्लिश सिंबल्स या फिर आप लोग इंग्लिश सेंटेंसेस को सिंबल्स में शो करवाएं। लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशंस। पी क्या है, यू गेट एन ए ऑन द फाइनल एग्जाम। क्यू इज़ यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक। आर इज़ यू गेट एन ए इन दिस क्लास। ये आपको मैंने बता दिया। वो कहता है राइट द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस यूजिंग पी, क्यू एंड आर एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज़ करना है, एंड और इम्प्लाइज वगैरह जो भी यूज़ होगा। चलें जी, फर्स्ट हमारा है टू गेट एन ए इन दिस क्लास। इन दिस क्लास में ए लेने के लिए इट इज़ नेसेसरी वाली वही बात हो गई, फॉर यू टू गेट एन ए ऑन द फाइनल। जो नेसेसरी वाली बात है वो पहले आ जाएगी, नेसेसरी फॉर यू टू गेट एन ए ऑन द फाइनल। तो कौन सी लाइन है, यू गेट एन ए ऑन द फाइनल एग्जाम। तो हमारे पास फर्स्ट क्या बनेगी, पी, देन यू गेट एन ए इन दिस क्लास। अगर आपने नेसेसरी चीज़ हो गई कि फाइनल में ए ले लिया, देन आप इस क्लास में ए लोगे। तो क्या हो गया, पी इम्प्लाइज आर क्या है, यू गेट एन ए इन दिस क्लास। ओके जी, नेक्स्ट इज यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक। यू गेट एन ए ऑन द फाइनल इम्प्लाइज यू गेट एन ए इन दिस क्लास। ये तो सिंपली से आ रही है आपके पास। अगर आप यू गेट एन ए ऑन द फाइनल, अगर आप फाइनल में ए लेते हो, ठीक है, एंड क्यू क्या है, एक्सरसाइज भी सारी करते हो, यानी ये सब कुछ करते हो, तो आपके पास एक आएगा ग्रेड इन द क्लास। यानी आपने क्लास में फाइनल में भी ए ग्रेड ले लिया एंड एक्सरसाइजेज भी इन दिस बुक में सारी कर ली, तब ही आप इस क्लास में रह सकते हो। तो क्या आएगा, यू गेट एन ए ऑन द फाइनल क्या है, यू गेट एन ए ऑन द फाइनल पी, एंड यू गेट एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक, दिस इज क्यू, implies you get an A in the class, you get an A in the class is R। ठीक है, propositions complete हो गई। नेक्स्ट आप देखें getting, P implies P and Q हो गया। getting an A on the final and doing every exercise in this book is sufficient for getting an A in the class। अब ये बिल्कुल सेम सा जा रहा है। देखें, getting an A on the final ये था P, and doing every exercise in this book वो था Q, ठीक है। Then in this sufficient for getting an A in this class implies R। You get an A in this class। यानी अगर आपने एक्सरसाइज भी कर ली, Q you do every exercise in this class, then R you get
ए इन दिस क्लास। ये हो गया हमारे पास। अब थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं। वो कहता है ट्रांसलेटिंग सिम्बॉलिक प्रोपोजिशंस टू इंग्लिश। आपके पास प्रोपोजिशंस गिवन है, इसे इंग्लिश में एक्सप्रेस करें। सपोज करें पी इम्प्लाइज क्यू राइट किया हुआ है, पी इम्प्लाइज क्यू, तो हमारे पास पी क्या है, यू हैव द फ्लू, और क्यू क्या है, यू मिस द फाइनल एग्जाम। तो मैं इसे कैसे करूँगी, इफ़ यू हैव द फ्लू देन यू मिस द फाइनल एग्जाम। इफ देन में ये तो सिंपल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है, ये ज़रा सा ऊपर ही चला गया, नॉट क्यू इम्प्लाइज आर। इसको कैसे करूँगी, नॉट क्यू क्या है, यू मिस द फाइनल एग्जाम, तो मैं इसको राइट करूँ यू डोंट मिस, ठीक है, यानी मिस किया तो यू डोंट मिस द फाइनल एग्जाम इम्प्लाइज आर, आर क्या, यू पास द कोर्स, यू विल पास द कोर्स, ठीक है। तो क्या राइट करना है, इफ़ यू डोंट मिस द फाइनल एग्जाम यू विल पास द कोर्स, तो आप कोर्स को पास कर लेंगे। नेक्स्ट है आपके पास नॉट पी एंड नॉट क्यू इम्प्लाइज आर। नॉट पी क्या है, यू हैवंट द फ्लू, यू हैव नॉट या डोंट मिस द फाइनल एग्जाम। एंड आ रहा है यू हैव नीदर। अब दो इकट्ठी स्टेटमेंट्स नेगेट हो रही हैं, तो नीदर और नॉर यूज करेंगे। यू इफ यू नीदर हैव फ्लू नॉर मिस द फाइनल एग्जाम देन आर क्या है मेरे पास, यू पास द कोर्स, यू विल पास द कोर्स। दोनों का नेगेशन, दो नेगेशन आ रहे हों, वो भी एंड में आ रहे हों, तो आपको नीदर और नॉर यूज करना है। इफ़ यू नीदर हैव फ्लू, ठीक है, नॉर मिस द फाइनल एग्जाम देन यू विल, आर क्या है, पास द फाइनल जो भी कोर्स है वो करेंगे। अब इसका ट्रूथ टेबल थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके जी, नेगेशन पढ़ा, कंजक्शन डिसजंक्शन पढ़ा और कंडीशनल पढ़ा। इसके जो ट्रूथ टेबल है वो हम स्टडी करते हैं। वो कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट फॉर्म, ये आपके पास स्टेटमेंट फॉर्म आ गई है, प्रोपोजिशंस। ओके जी, स्टेटमेंट फॉर्म है पी, मैंने आपको बता दिया कैसे पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। क्यू ले लिया, फिर मुझे नॉट क्यू चाहिए, नॉट पी चाहिए। नॉट का पता है नेगेशन, यानी क्यू को ट्रू है तो फॉल्स कर दें, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू कर दें। और नेगेशन पी क्या होगा, पी को ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, नेगेट कर दिया। अब पी और नॉट क्यू फाइंड करना है, पी एंड नॉट क्यू, यानी पी का और इसका नॉट क्यू, ये रहा, सॉरी, पी एंड नॉट क्यू। नॉट में क्या होता है, और का, और में क्या होता है, दोनों में से एक वैल्यू भी ट्रू आ गई तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ट्रू फॉल्स, आंसर क्या आया, ट्रू। ट्रू ट्रू तो ऑलरेडी ट्रू होता है, फॉल्स फॉल्स यानी कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स आ गया। ये हमारे पास P और नॉट Q का आंसर आ गया। अब P और नॉट Q को इम्प्लाइज करवाना है नॉट P पर, यानी इस स्टेटमेंट का इम्प्लाइज लेना है आपने नॉट P के साथ। नॉट P वेयर इज ये, यानी अब नॉट P पर इम्प्लाइज हो रहा है, यानी नॉट P F ना हो, या तो दोनों F हो तो ट्रू होगा, लेकिन अगर नॉट P सिर्फ खुद एक F निकला तो आंसर F आएगा, यानी फॉल्स आएगा। चले मैं इसको इस साइड से देखती हूँ। तो ट्रू फॉल्स, देखें ये फॉल्स है ना, इम्प्लाइज P फॉल्स आ गया तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स। ट्रू फॉल्स, अगेन फॉल्स आ गया मेरे पास, तो ये आंसर आ गया फॉल्स। फॉल्स ट्रू, लेकिन ये तो ट्रू है ना नॉट P, तो ये हमारे पास ट्रू आ गया। ट्रू ट्रू तो ऑलरेडी हमारे पास ट्रू होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाए कंस्ट्रक्टर ट्रूथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट फॉर्म। आपके पास स्टेटमेंट फॉर्म है, तो P आपको मैं बता दूं कि जब आपके पास P Q और R आ जाता है तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। मैं आपको तो बता देती हूँ। आपके पास 3 सिंबल्स आ रहे हैं, तो 3 सिंबल्स का मतलब है कि आपने 2 की पावर 3 लेनी है, ठीक है। 2 की पावर 3 लेनी है। 2 जितने सिंबल्स होंगे उतनी पावर आप लेंगे। 2 की पावर 3 लेनी है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है आपने। तो 2 को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, आंसर इज़ 8, यानी आपकी 8 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। यानी पता नहीं चलता ना कि कितनी बार ट्रू राइट करना है, कितनी बार फॉल्स करना है, तो 8 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। तो हाफ हाफ कर लें इसका, 8 का हाफ क्या होता है 4, 4 टाइम्स 2
4 टाइम्स फॉल्स, फिर 4 का हाफ करें 2, 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स, फिर 2 का हाफ करें 1, फिर ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। इस तरह से पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। अगर इस तरह से लाइन से याद कर सकते हैं रो वाइज तो वैसे कर लें एज यू विश। चले जी, फर्स्ट हमें करना है P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q फाइंड करें। P इम्प्लाइज Q याद रखिएगा, यानी Q हमारे पास फॉल्स ना हो। अगर फॉल्स हुआ तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा, लेकिन हाँ अगर दोनों फॉल्स होते हैं तब कुछ नहीं होता, तब ट्रू होगा। चलें, P इम्प्लाइज Q, ये ट्रू है तो ट्रू आ गया, ये भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आ गया। देखें यहाँ पर Q फॉल्स हो गया तो आंसर क्या आ गया, देखें फॉल्स आ गया। यहाँ पर भी Q फॉल्स हो गया तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स। यहाँ देखें फॉल्स ट्रू ट्रू आ जाएगा, फॉल्स ट्रू भी ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होगा। सिर्फ यहाँ पर देखें Q फॉल्स आ गया था तो हमारा आंसर आ गया फॉल्स। चलें, ये फाइंड कर लिया। अब इसके लिए ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे नॉट P चाहिए। नॉट P आप लोगों को पता है, यानी ट्रू होगा तो फॉल्स कर दें, ट्रू फॉल्स कर दिया, और फॉल्स होगा तो ट्रू, यानी उलट कर दें, ऑपोजिट। नेक्स्ट फिर नॉट P इम्प्लाइज R करना है। नॉट P ये रहा, इम्प्लाइज R ये रहा। अब आपने देखना है R फॉल्स ना हो, तो फॉल्स ट्रू तो ट्रू हो गया, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू भी ट्रू हो गया, फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स हो गया, ट्रू 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 हो गया। अब ये ट्रू और ये देखें यहाँ फॉल्स आ गया आर, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ट्रू 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 हो गया, यहाँ ट्रू फॉल्स, यहाँ फॉल्स आ गया, तो आंसर भी फॉल्स आ गया हमारे पास। चलें, इन दोनों स्टेटमेंट्स का एंड फाइंड करें। इन दोनों का एंड में आप लोगों को पता है कि दोनों का ट्रू होना लाजमी है, अदरवाइज आंसर विल बी फॉल्स। तो ट्रू 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 हो गया, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रूथ टेबल पर चलते हैं। ये स्टेटमेंट्स अब इक्वलेंस को शो करवाना है आपने कि ये दो स्टेटमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वलेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इसको शो ऑफ करवाएं। ओके जी, हम लोग अब इक्वलेंस को शो करवाएंगे, यानी बोथ साइड्स हमारी इक्वल हैं या नहीं है। और ये रूल है कि कॉन्ट्रडिक्शन रूल है, कॉन्ट्रापॉजिटिव है आई थिंक। चलें, रूल मैं आपको बाद में बताती हूँ। P इम्प्लाइज Q इज़ इक्वलेंट टू नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए P फाइंड करें आप लोग, Q फाइंड करें, नॉट Q फाइंड करें। नॉट P मैंने नेगेशन का बता दिया है, यानी ट्रू है तो फॉल्स कर देंगे, फॉल्स है तो ट्रू कर देंगे। इसी तरह P में भी आपने नॉट करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अगर देखें, आपका देखें P इम्प्लाइज Q है तो पहले P इम्प्लाइज Q फाइंड करें, फिर नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P है तो वो फाइंड करें। अब एम्प्लॉइज़ का भी बता देती हूँ क्या होगा। एम्प्लॉइज़ का मैंने आपको बता दिया कि Q जो है वो फॉल्स नहीं होना चाहिए, या तो दोनों फॉल्स आ जाएं तब आंसर ट्रू आएगा आपका, अदरवाइज़ फॉल्स आएगा। तो P इम्प्लाइज़ Q करें, ट्रू 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 हो गया, लेकिन यहाँ पर देखें Q फॉल्स हो गया तो आपका आंसर भी फॉल्स आया है। फॉल्स ट्रू भी ट्रू होता है और फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होता है। नेक्स्ट आपने क्या करना था, नेगेशन नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, यानी आप जो P है नॉट P है वो फॉल्स ना हो। तो नॉट P देखें, नॉट P दोनों का करें तो इम्प्लाइज फॉल्स फॉल्स तो ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स देखें P ये भी यहाँ पर फॉल्स राइट किया हुआ है, लेकिन इम्प्लाइज देख लेते हैं हम लोग। नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q किया हुआ है, नॉट Q। ठीक है, तो P हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स ट्रू ट्रू आ जाएगा, ट्रू ट्रू भी ट्रू होता है। अगर दोनों को रोज़ को देखें, टेबल्स की वैल्यू, ट्रूथ वैल्यूज़ देखें, दोनों आपके पास सेम आ रही हैं, यानी ये दोनों इक्वलेंट है जो कि उसने हमें कहा था। नेक्स्ट आ जाएं आप, इम्प्लीकेशन लॉज फाइंड करेंगे। हियर हैंस द गिवन टू एक्सप्रेशन इक्वलेंट, ऊपर आ गए। इम्प्लीकेशन लॉ, ये भी लॉ है, आपने याद करना है। P इम्प्लाइज Q इज़ इक्वलेंट टू नॉट P और Q। ये लॉज हैं, ये भी याद करने हैं और याद करेंगे। ये नेक्स्ट ये जो पेजेस हैं या लेक्चर्स हैं उसमें यूज़ होने हैं। अगर आपको ये लॉज नहीं आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको समझ नहीं आएगा कि ये कैसे आ गया। ठीक है, इम्प्लीकेशन लॉ है, यानी P इम्प्लॉइज Q का जो आंसर है नॉट P और Q के इक्वल होता है। अगेन आप P Q राइट करें, ट्रूथ वैल्यूज़ करें, P इम्प्लॉइज Q। अब मैंने बता दिया यहाँ पर Q आपका क्या ना हो, फॉल्स नहीं होना चाहिए। अगर फॉल्स हुआ तो आपका आंसर फॉल्स आ जाएगा। चले मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पर Q फॉल्स हो गया तो आंसर फॉल्स आया, बाकी जगहों पर देखें सारा ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। नॉट P फाइंड करें, नॉट P यानी ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू कर दें। फिर नॉट P और Q फाइंड करना है, तो और का तो आपको पता है, दोनों में से
एक वैल्यू ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू है। ये देखें, ये तो फॉल्स फॉल्स आ गया, फॉल्स, ये ट्रू आ गया और ये फॉल्स ट्रू ट्रू आ गया। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखें, आंसर क्या आपका सेम है या नहीं है। सेम आया, यहाँ पर आपने नॉट पी, सॉरी यहाँ पर था, यहाँ देखें ये वाली ट्रू, आंसर सेम आया, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, दोनों सेम आ गई, यानी दोनों इक्विवेलेंट है, यानी सेम है। तो नेक्स्ट आ जाएं आपकी कंडीशंस। अब थोड़े से रूल्स, लॉजिक रूल्स हैं, लॉज हैं, वो अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए, आपको लॉज समझ आ जाए तो बहुत ईजी है। अच्छा, मैंने डबल नेगेशन रूल्स भी ऊपर बताए हैं, डी मॉर्गन्स लॉ भी किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बताया है, एसोसिएटिव लॉ भी कर चुके हैं। वही लॉज हैं, वो कहता है पी इम्प्लॉइज क्यू इक्वालेंट टू नॉट पी और क्यू, देयरफॉर। अब वो क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट ले रहा है, ये वाली स्टेटमेंट पी इम्प्लॉइज क्यू आपके पास इसके इक्वल है। अगर मैं इसका नेगेशन लेती हूँ, नॉट लेती हूँ, तो इस पर भी नेगेशन नॉट अप्लाई होगा। मैंने ये देखें इस स्टेटमेंट पर नॉट लिया तो ब्रैकेट में चला गया, इज इक्वल टू इस पर नॉट लिया, देखें पी नॉट पी और क्यू ये आ गया। ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने दें। अब इसको सॉल्व करें, आपके पास आंसर क्या आता है। आपको डबल नेगेशन मैंने बताया कि डबल नेगेशन हो तो वही का वही आ जाता है, नॉट नॉट पी इज इक्वल टू पी एंड नॉट क्यू। अब डबल नेगेशन रूल अप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, पी एंड नॉट क्यू, ये देखें इक्वालेंट टू पी एंड नॉट क्यू। ठीक है, दस द नेगेशन ऑफ इफ पी देन क्यू, इसकी इफ देन यानी इसकी नेगेशन लो, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, यानी इफ पी देन क्यू की नेगेशन किसके इक्वल आती है, पी एंड नॉट क्यू के इक्वल आती है, वो ये बता रहा है, इक्वालेंट है दोनों। अकॉर्डिंग टू द नेगेशन ऑफ इफ देन स्टेटमेंट डज नॉट स्टार्ट विद द वर्ड इफ। इफ देन स्टेटमेंट जो है डज नॉट स्टार्ट विद द वर्ड इफ के साथ स्टार्ट नहीं होगी। वो कह रहा है राइट नेगेशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इफ अली लिव्स इन पाकिस्तान देन ही लिव्स इन लाहौर। अब उसने कहा नेगेट करना है, जो इसकी नेगेशन है वो होगी पी, ये स्टेटमेंट होगी, लेकिन एंड दूसरी का नेगेशन आएगा। ये अभी मैं ये दिखा रही हूँ, देखो इफ दूसरी स्टेटमेंट पहले, ठीक है, इफ वो कहता है ये यहाँ पर स्टेटमेंट है अली लिव्स इन, अब वो कहता है इफ से स्टार्ट नहीं करनी, कहता है अली लिव्स इन पाकिस्तान, आगे क्या आना था, एंड आगे क्या है, ही लिव्स इन लाहौर। तो लेकिन नेक्स्ट का क्या आना चाहिए, नेगेट करना है क्यू को, तो ही डज नॉट लिव इन लाहौर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इफ माई कार इज इन द रिपेयर शॉप देन आई कैन नॉट गेट टू द क्लास, तो क्लास नहीं जा सका, तो अब इफ यूज नहीं करना, माई कार इज इन द रिपेयर शॉप, आगे क्या आना है, एंड उसको क्या करना है, दूसरी स्टेटमेंट को नेगेट करना है, नॉट। देन आई कैन नॉट लिखा हुआ है, तो आई कैन नॉट लिखा हुआ है, कैन नॉट को क्या कर देंगे, कैन में कन्वर्ट कर देंगे, आई कैन गेट टू द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, इफ एक्स इज प्राइम देन एक्स इज ऑड और एक्स इज 2। तो इफ यूज ही करूंगी, एक्स इज प्राइम, देन को बट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एंड जैसे करते हैं। ठीक है, बट x इज ओड और x इज 2 है, तो x इज है यानी यस कह रहा है, तो मैं क्या इसको कन्वर्ट करूंगी, नॉट ऑड, और को किस में कन्वर्ट, नेगेट करते हैं, एंड में। x इज लिख रहा है तो उसे क्या करूंगी, इज नॉट। अगेन बता दूं, x इज प्राइम बट x इज ओड, यानी वो कह रहा है, लेकिन मैंने तो नेगेट करना है, दूसरी जो भी स्टेटमेंट आएगी इसके बाद, इज नॉट ऑड, और को नेगेशन में क्या करते हैं, और को एंड में, एंड x इज लिख रहा है तो इज नॉट 2। नेक्स्ट आ जाए, इफ n इज डिविजिबल बाय 6 देन n इज डिविजिबल बाय 2 एंड n इज डिविजिबल बाय 3। बार बार डिविजिबल बाय आ रहा है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज, इफ यूज नहीं करूंगी, इफ n इज डिविजिबल बाय 6 बट n इज किस में कन्वर्ट करना है, नॉट डिविजिबल बाय 2, एंड को किस में कन्वर्ट करना है, नेगेट करना है, और बार बार रिपीट नहीं करूंगी, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग बाय 3। ठीक है, एंड को नेगेट करना हो और में कन्वर्ट करते हैं, और को नेगेट करना हो एंड में कन्वर्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट्स हमारी आ गई। नेक्स्ट आ जाए ट्रुथ टेबल, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, इन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, इन्वर्स कह रहा है। इन्वर्स में क्या होता है, आप P इम्प्लाइज Q का जो आंसर है ना, इन्वर्स अगर आपको कहें फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या होना है, आपने सेम राइट किया हुआ सेम रहेगा, बट दोनों को नेगेट कर देना है, नॉट P कर देना है, नॉट Q कर देना है। देखिए, नॉट P इम्प्लाइज नॉट
क्यू, यानी इन्वर्स ऑफ कंडीशन, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट राइट की हुई है इसका जो इन्वर्स है वो क्या होगा, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू। तो इसको कैसे फाइंड करें, अब मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा बताना पड़ेगा, मैंने इम्प्लाइज का आप लोगों को बता दें, पी क्यू राइट कर लें, पी इम्प्लाइज क्यू राइट किया यानी क्यू फॉल्स ना हो। अगर क्यू फॉल्स हुआ, ये देखें यहाँ पर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। फिर आगे आपको क्या करना पड़ेगा, पी इम्प्लाइज क्यू कर लिया, नॉट पी फाइंड करें यानी ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फिर नॉट क्यू कर लें, नॉट क्यू में ट्रू फॉल्स सेम वैसे। फिर आपने क्या करना है, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, जिस पर इम्प्लाइज कर रहा है यानी क्यू पर इम्प्लाइज कर रहा है तो क्यू फॉल्स नहीं होना चाहिए। अगर क्यू फॉल्स निकला, ये देखें यहाँ पर दोनों फॉल्स हो तो ट्रू है, देखें यहाँ पर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आया आपका, अदरवाइज देखें ट्रू आया। अब ये देखें दोनों स्टेटमेंट को देखें, इन दोनों का आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर क्या सेम है, नहीं है। तो क्या है, जो इन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इज नॉट इक्विवेलेंट, दोनों के आंसर इक्विवेलेंट नहीं होते। ठीक है, राइटिंग स्टेटमेंट वो कह देता है, इसको भी अब कर लें, नेगेट करना है, तो वो कहता है इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे देन 2 + 3 = 5। इसको नेगेट करें नॉट में, इफ़ टुडे इज़ नॉट फ्राइडे देन 2 + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5। दोनों का नेगेट कर दिया यानी इन्वर्स ले लिया, उलट। If it snows today, I will sky tomorrow. If it does not snow today, I will not sky tomorrow. Next है, if P is a square, then P is a rectangle. दोनों को नॉट में कर दें, if P is not a square, then P is not a rectangle. Next करें, if my car is in the repair shop, then I cannot get to the class. If my car is not in the repair shop, then I can, या can लिख दें या shall get to the स्कूल। ये हो गया आपके पास इन्वर्स। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्स, ये असाइनमेंट्स में भी आ जाता है और आपके जो पेपर्स हैं उसमें भी आ सकता है कि आप ना कुछ दिया हुआ है आपको, सपोज करें आपको पी इम्प्लाइज क्यू दिया हुआ है, उसका आपको कह दें कि कन्वर्स फाइंड करें, या ऊपर जो दिया हुआ है तो उसका आपको कह दें कि इन्वर्स फाइंड करें। ठीक है, इन्वर्स फाइंड करें। इन्वर्स में आपने क्या करना है, सेम आपकी स्टेटमेंट वही रहेगी, आपने क्या करना है, उनको इम्प्लाइज के नॉट नेगेशन के साथ फाइंड करना है, यानी पी इम्प्लाइज क्यू है, इसका इन्वर्स क्या होगा, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू। जब आपको कन्वर्स फाइंड करने के लिए कहेंगे तो पी इम्प्लाइज क्यू का या कुछ भी देंगे तो उनकी आपने जो प्लेसेस हैं ना, पोजीशंस हैं, वो चेंज कर देनी है। यानी पी इम्प्लाइज क्यू है तो उसे क्यू यानी क्यू वाला इधर आ जाए और पी वाला इधर आ जाए, यानी उनकी प्लेसेस चेंज कर दें, बाकी मेथड सेम रहेगा। वो कहते हैं अ कंडीशनल एंड इट्स कन्वर्स आर नॉट इक्विवेलेंट, उनके जो कन्वर्स होते हैं वो भी इक्विवेलेंट नहीं होते। पी इम्प्लाइज क्यू, अब पता है यहाँ पर क्यू को आना चाहिए, यहाँ क्यू ट्रू फॉल्स हुआ तो हमारा आंसर फॉल्स आ जाएगा यहाँ पर। चलें इसको मैं करती हूँ, ये इसको अब पता है आपको, यहाँ पर मुझसे नहीं हो रहा, क्यू फॉल्स नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए क्यू फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आ गया, बाकी सारे ट्रू हैं। और इधर पी फॉल्स नहीं होना चाहिए, देखें कहाँ पर, ये पी कहाँ है, पी यहाँ फॉल्स आया, ठीक है, तो आंसर फॉल्स आ गया। देखें दोनों सेम नहीं है, यानी उसने कहा आर लॉजिकली नॉट इक्विवेलेंट। चलें राइटिंग स्टेटमेंट्स राइट करते हैं, आप को दिखाती हूँ। आपको पता है कन्वर्स फाइंड करने हैं, कन्वर्स में क्या होता है, जगह रिप्लेस कर देनी है उनकी। इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे देन 2 + 3 = 5, तो क्या लिखेंगे, इफ़ 2 + 3 = 5 देन टुडे इज़ फ्राइडे। इफ़ इट स्नोज टुडे आई विल स्काई टुमारो, तो मैं क्या करूँगी, आई विल स्काई टुमारो, इफ़ ओनली इफ़ इट स्नोज टुडे। ठीक है, ऑपोजिट करते जा रहे हैं, उल्टाते जा रहे हैं। इफ़ पी इज़ अ स्क्वायर देन पी इज़ अ रेक्टेंगल, तो मैं क्या करूँगी, इफ़ पी इज़ अ रेक्टेंगल देन पी इज़ अ स्क्वायर। ये आ गया। इफ़ माई कार इज़ इन द रिपेयर शॉप देन आई कैन नॉट गेट टू द क्लास, तो मैं क्या करूँगी, इफ़ आई कैन नॉट गेट टू द क्लास देन माई कार इज़ इन द रिपेयर शॉप। तो मैंने ये कर लिया। अब पहले इन्वर्स पढ़ा हमने, इन्वर्स में क्या किया, सिर्फ नॉट लगा दिया यानी नेगेट कर दिया। और कन्वर्स में हमने क्या किया, कन्वर्स में हमने ये किया कि उनकी जगह रिप्लेस कर दी। अब है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करते हैं, एक तो जगह भी रिप्लेस कर देते हैं, जो इन्वर्स और कन्वर्स दोनों अप्लाई होंगे। एक तो पी इम्प्लाइज क्यू है, उसका क्या करेंगे, उसको जगह भी रिप्लेस कर देंगे और नेगेट भी कर देंगे। अगेन मैं आपको दिखा दूं, इन्वर्स में हमने क्या किया, इन्वर्स में हमने क्या किया, पी इम्प्लॉइज क्यू था तो उल्टा दिया, उसको नेगेट करवा लिया, सेम वही रही पोजीशन, सिर्फ नॉट लगा दिया। और कन्वर्स में हमने क्या किया, उनकी जगह रिप्लेस कर दी ओनली।
ठीक है, P इम्प्लॉयज़ Q था तो जगह रिप्लेस कर दी, उन्हें रिप्लेस पोजीशंस कर दी। अब कंट्रोपोजिटिव में क्या है, एक तो प्लेसेस रिप्लेस करोगे यानी Q इम्प्लॉयज़ P हो जाएगा और नॉट भी नेगेट भी करोगे, यानी इन्वर्स और कन्वर्स का जो मिक्सचर है वो है कंट्रापोजिटिव। ठीक है, कंट्रापोजिटिव फाइंड करें। अब वो कहता है कंडीशनल एंड इट्स कंट्रापोजिटिव आर इक्वालेंट। ऊपर जो हमने किया इनवर्स और कॉन्वर्स दोनों इक्वालेंट नहीं होते, तो उसने कहा यानी स्टेटमेंट कोई कंडीशन दे दूं और उसका इन्वर्स फाइंड करूं, दोनों इक्वालेंट नहीं होंगे। कोई स्टेटमेंट दे दूं या उसका कन्वर्स फाइंड करूं, दोनों इक्वालेंट सेम नहीं होंगे। लेकिन वो कह रहा है जो कंट्रापोजिटिव है ना, अपनी कंडीशन कोई भी दे दूं उसके साथ इक्वालेंट होगा। तो उसने स्टेटमेंट दी है P इम्प्लॉयज़ Q इक्वालेंट टू नॉट Q implies not Q P। तो मैं इसको करती हूँ, इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे देन 2 + 3 इज़ 5। तो पहले तो ये राइट किया जाएगा ना, और उसको भी नेगेट करना है। इफ़ 2 + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5 देन टुडे इज़ नॉट फ्राइडे। If it snows today, I will sky tomorrow. I will not sky tomorrow only if it does not snow today। मैंने हाईलाइट किया इसे। If P is a square then P is a rectangle। तो मैं क्या करूँगी, if P is not a rectangle then P is not a square। If my car is in the repair shop then I cannot get to the class। तो cannot को can में I cannot if I get to the class then my car is not in the repair shop। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम लेक्चर 4 स्टडी करेंगे, लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। फिर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। आज जो मेन फंक्शंस हमने पढ़े हैं, एक तो लॉजिक लॉज पढ़े थे, लॉज के अलावा हमने क्या पढ़ा, ट्रुथ टेबल्स भी पढ़े, उसके बाद हमने इन्वर्स पढ़ा, इन्वर्स के बाद कन्वर्स पढ़ा, P इम्प्लॉयज़ Q। फर्स्टली हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा जो P इम्प्लॉयज़ Q है हमारा, ये देखें। ठीक है, डिफरेंट लॉज पढ़े, मैंने डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में बताया, डबल नेगेशन, एसोसिएटिव लॉ, इंडेम्पोटेंट लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, यानी इसके अकॉर्डिंग कैसे आइडेंटिटी लॉ था यहाँ पर। फिर हमने पढ़ा उसकी स्टेटमेंट्स सिंबॉलिक फॉर्म में राइट की, फिर इंग्लिश फॉर्म में राइट की। देन हमने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी, इफ़ द देन वाली, एम्प्लॉयज़ यानी किस तरह से इक्वालेंट होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इन्वर्स, पढ़ा इन्वर्स ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, इनके इन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स क्या होता है, कंट्रापोजिटिव क्या होता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको आपने क्लियर करना है ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आई होप आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। थोड़ा सा लेक्चर फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।